सजा है तुम्हारी किस्त नंबर 4। पिछली किस्त में आपने सुना कि वो नर्स जैसे ही अरबिया के जिस्म से छिपकलियाँ हटाती जाती है वो हवा में गायब हो जाती है और मलाल को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही समझ आता है कि ये सब कासिम कर रहा है, वो कुछ ऐसा करता है जिसकी तौफीक वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को नहीं थी। अब आगे मलाल ने नर्स के कपड़ों को आग लगा दी। चौकीदार और अरबिया तो आंखें फाड़ फाड़ कर नर्स के कपड़ों पर लगी आग को देख रहे थे, जो खुद ही लगी और फिर देखते ही देखते खुद बुझ भी गई। मलाल ने अपनी कोशिश नाकाम होती देखकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मलाल पहले तो उन चौकीदारों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठाया। उन चौकीदारों को कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन उनको अपनी गर्दनों पर किसी की मजबूत गिरफ्त महसूस हो रही थी और अपना आप हवा में लग रहा था। मलाल को गुस्सा तो बहुत आ रहा था और इसके गुस्से का शिकार ये बेचारे चौकीदार हुए। और चौकीदारों को मलाल पहले से इसलिए भी मारना चाहता था क्योंकि कासिम की उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी, और जब वो कासिम को मारने के लिए इस पर हमला करेगा तो कासिम इनको ढाल बना सकता है और उनकी ताकत का इस्तेमाल करके वो मलाल को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मलाल इतना तो जान गया था कि कासिम के पास बहुत सी ताकतें तो नहीं हैं, लेकिन जितनी इसके पास हैं कासिम उनका इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता है। फिर मलाल ने उन चौकीदारों को एकदम से छोड़ा और उन दोनों की सर जाकर बुरी तरह ज़मीन से टकराया। अरबिया जो नर्स की बिल्कुल काली सफ़ेद आँखें और आग को देखने के बाद डर से आंखें बंद किए हुए थी, कुछ बुरी तरह गिरने की आवाज़ पर इसने आंखें खोली और ज़मीन पर खून देखकर इसके डर में मज़ीद इजाफा हो गया। एक लड़की के लिए ये सब बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है और अरबिया तो पहले ही सारा के दुख में थी। अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई। छिपकलियाँ और सांप तो इस पर से वैसे ही हट चुके थे, तो वो बिल्कुल दीवार के साथ समेट कर बैठ गई और बुरी तरह हिचकने लगी और चीखने शुरू हो गई। चले जाओ सब यहाँ से जाओ। कासिम ने नर्स के वजूद को छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मलाल ने चौकीदारों को नुकसान पहुंचाया है तो वह नर्स को भी दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब मंजर कुछ यूँ था कि अरबिया एक कोने में डरी सहमी बैठी थी, बुरी तरह रो रही थी, और जो कुछ इसने हॉस्पिटल के कमरे में अरबिया के साथ हो रहा था, इसे अरबिया को इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ इंसानों के अलावा कोई और भी मखलूक मौजूद है। और कमरे के फर्श पर एक तरफ चौकीदार पड़े थे जो बेसुध और उनके सर से खून बह रहा था, और दूसरी तरफ नर्स बेहोश पड़ी थी, और कमरे के बीच में कासिम और मलाल खड़े एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। इसाल बेगम रास्ते में थी कि रोड पर एक हादसा पेश आ गया, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया। इसाल बेगम जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहती थी उतनी ही देर हो रही थी, और इनकी घबराहट में इतना इजाफा हो रहा था कि घर पर अरबिया की दादी भी अकेली थी। इसाल बेगम को उनकी अलग फ़िक्र लगी थी। मलाल ने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया था, इसलिए बाहर से कोई भी नहीं आ सकता था, और अंदर वालों की बाहर जाने वाली हालात नहीं थी। इन्हें तो अपना ही होश नहीं था। कासिम ने मलाल से कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हारी अरबिया के साथ क्या दुश्मनी है, और शायद अरबिया भी ये बात नहीं जानती। तुम मुझे सारी बात बताओ, हम आराम से बैठकर इसका हल तलाश करेंगे। अरबिया ने तो अनजाने में गलती की थी, तुम तो होश हवास में ये खून खराबा कर रहे हो। लेकिन मलाल आराम से बात करने वालों में से नहीं था, वो इंतकाम की आग में अंधा हो गया था। मलाल ने गुस्से से कहा, आराम से बात है क्या? आराम से बात करने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा? इस लड़की की एक अनजाने में की गई गलती की वजह से मेरा बेटा मर गया, और तू कह रहा है मैं आराम से बात करूं? कासिम कुछ बोलने ही लगा था कि मलाल ने इसे बुरी तरह धक्का दिया, और कासिम इस हमले के लिए तैयार नहीं था, तो बुरी तरह गिर कर किसी चीज़ से टकराया। अरबिया जो पहले से ही डरी हुई थी, एकदम अचानक से गिरने की आवाज़ पर बिलक बिलक कर रोने लगी। इस वक्त इसे अपनी अम्मी बहुत याद आ रही थी। कासिम जो पहले आराम से मामला संभालना चाहता था,
ملال کی اس حرکت نے اسے غصہ دلا دیا۔ قاسم نے عربیہ پر ایک نظر ڈالی، سہمی عربیہ پر ڈالی، پھر بولا، ملال تجھے عربیہ کے ساتھ جو کرنا ہے کر، لیکن اس سے پہلے تجھے مجھ سے ایک مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم جیتے تو میں تمہارے راستے میں سے ہٹ جاؤں گا اور پھر کبھی تمہارے اور عربیہ کے معاملے میں نہیں آؤں گا، لیکن اگر میں جیتا تو تم پھر کبھی نہ عربیہ کو اور نہ اس سے جڑے کسی رشتے کو نقصان پہنچاؤ گے۔ بولو منظور ہے؟ ملال قاسم کی بات سن کر ہنسنے لگا اور بولا، منظور ہے، کیونکہ ملال جانتا تھا کہ قاسم کبھی جیت نہیں سکتا، کیونکہ قاسم کے پاس ملال کی جتنی طاقتیں نہیں تھی۔ قاسم نے کہا، ہم یہاں مقابلہ نہیں کریں گے، اپنی دنیا میں جا کر کریں گے۔ ملال نے کہا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ قاسم، ہاں ہاں ہاں، اور وہاں سے چلا گیا۔ ملال کے جانے کے بعد قاسم نے دروازے کا لاک کھولا تو قاسم کو سامنے سے اسال بیگم آتی نظر آئی۔ ان کو دیکھنے کے بعد قاسم پلٹ کر کمرے کے حال کو دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر عربیہ نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر کیا۔ سامنے اسال بیگم کو دیکھ کر وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور بے آواز رونے لگی، کیونکہ ڈر کی وجہ سے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اسال بیگم کو تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ عربیہ اور کمرے میں موجود نرس اور چوکی داروں کی حالت دیکھ کر پہلے تو عربیہ کو اپنے سے چمٹ کر اس کو سہلاتی رہیں، پھر جب کافی دیر بعد بھی عربیہ کے رونے میں کمی نہیں آئی تو اسال بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور پوچھا، عربیہ یہاں کیا ہوا تھا؟ عربیہ کا خوف زدہ ہوتا چہرہ دیکھ کر انہیں قاسم کا خیال آیا، لیکن انہیں قاسم کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ اچانک اسال بیگم کی نظر نرس کے جلے ہوئے کپڑوں پر پڑی تو وہ بھاگ کر اس کے پاس آئیں اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن وہ ناکام رہیں۔ چوکی داروں کے پاس جانے کی تو ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، خون سے تو انہیں ویسے ہی خوف آتا تھا۔ پھر اسال بیگم نے فوراً ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بھی خبر کی اور وہ بھی ذرا جہاں عربیہ ایڈمٹ تھی وہاں کے حال دیکھتے رہ گئے، اور جب وہ کمرے میں آئے تو بیچارے خود ہی پریشان تھے کہ ان کے ہاسپٹل کے کمرے میں کیا کچھ ہو گیا تھا اور انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، پھر اچانک کیسے ہو گیا؟ نرس اور چوکی داروں کو ہوش آیا تو انہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ عربیہ کو بھی پہچاننے سے انکار کر رہے تھے۔ اب وہ واقعی بھول گئے تھے یا ناٹک میں انہیں کچھ یاد نہیں تھا؟ یہ بات اسال بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسال بیگم عربیہ کو لے کر گھر آ گئی تھیں اور عربیہ کے ڈرے ڈرے چہرے اور روئے روئے چہرے سے دادی کو بہت حیران و پریشان کیا تھا، کیونکہ وہ نہ خوشی سے ان کے گلے لگی تھی نہ حال چال پوچھا تھا۔ ان کو لگا سارا کی موت کا غم ہے، اور پھر عربیہ کی طبیعت بھی خراب تھی تو انہوں نے اس سے زیادہ پوچھ گاچھ نہیں کی، لیکن عربیہ اب گمسم سی رہنے لگی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی، اکیلی بیٹھی رہتی، اور راتوں کو تو وہ اکثر ڈر کر اٹھ جاتی اور بے آواز رونے لگتی۔ لیکن پھر عربیہ کو اس کی امی اور دادی نے سنبھالا، اور کیونکہ ہاسپٹل کا حادثہ کے بعد عربیہ کے ساتھ کوئی دوسرا واقعہ بھی پیش نہیں آیا تو اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھی۔ لیکن اس دن ہاسپٹل کے کمرے میں جو کچھ ہوا تھا، اسال بیگم کے کافی دفعہ پوچھنے پر بھی عربیہ نے انہیں نہیں بتایا۔ عربیہ کو تو خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس دن کیا ہوا تھا تو اسال بیگم کو کیا بتاتی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد عربیہ کے ابو علی میمن بھی اپنی دوسری بیگم صبا بیگم کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے، اور اب وہ سب سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ قاسم بھی اس دن کے بعد سے اسال بیگم کو نظر نہیں آیا تھا۔ شاید اس نے مقابلے میں ملال کو ہرا دیا تھا، یا شاید ملال نے قاسم کو ختم کر دیا تھا، اور اب عربیہ کو کچھ دیر کا سکون دیکھ کر ایک ساتھ ہی ختم کرنے کا ارادہ تھا، یا پھر وہ دونوں ہی ختم ہو گئے تھے۔ اس دن ملال اور قاسم دونوں ہی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی دنیا میں پہنچ گئے تھے اور دونوں ہی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت وہ ایک سنسان سی جگہ پر موجود تھے۔ وہاں عجیب وحشت تھی، یہاں تک کہ ان دونوں کے علاوہ اس جگہ کوئی اور دوسرا جن بھی موجود نہیں تھا۔ جب ملال نے وار کیا تو وہ اتنا تیز اور اچانک تھا کہ قاسم اس سے بچ نہیں سکا اور زمین پر گر گیا۔ ملال نے اپنی طرف سے ایک آگ کا گولا پھینکا تھا جو بڑا اور تیز تھا۔ ملال
चाहता था कि वो कासिम को शुरू में ही इतना कमज़ोर कर दे कि वह आखिर में कासिम के जीतने का कोई चांस ही ना बचे। मलाल फिर से एक आग का गोला बनाने लगा था कि अचानक मलाल को एक बिजली का झटका लगा। मलाल ने सामने देखा तो कासिम ने एक के बाद एक करके 4 बिजली की तरह के झटके मलाल को मारे, जिससे मलाल आग का गोला भी न बना सका और घुटनों के बल ज़मीन पर गिरने के अंदाज में बैठा था। कासिम थोड़ा सा चलकर मलाल के करीब आया और बोला, इतने भी हल्के में ना लो मुझे कि तुम्हारे पहले ही वार से हार मान जाऊंगा। फिर अभी कासिम दूसरा वार करने ही वाला था कि इतने में मलाल कासिम पर झटका और इसको उठाकर फेंक दिया। अब कासिम नीचे ज़मीन पर और इसके ऊपर मलाल था। क्योंकि इस वक्त वो अपनी दुनिया में थे, इसलिए वो भी वजूद रखते थे। यहाँ हवा की तरह नहीं था कि कोई भी चीज़ आर पार हो जाए। मलाल ने पहले एक मुक्का कासिम के मुंह पर मारा और दूसरा मुक्का इसके सीने पर। अभी मलाल ने दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि कासिम ने इसका हाथ पकड़ा और एक ही झटके से इसे पीछे धकेला। इससे पहले कि मलाल समझता, कासिम ने इस पर आग का गोला फेंका, जो मलाल को बुरी तरह लगा था और कुछ देर के लिए तो इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। कासिम को तो मौका मिल गया और इसने एक के बाद एक लाते घूंसे मलाल पर बरसा दिए और आखिर में कासिम ने मलाल के सर पर ज़ोर से मारा, जिससे मलाल के सर चकरा गया। फिर कासिम ने एक बार फिर आग मलाल पर बरसाई। मलाल जो थोड़ी हिम्मत करके उठ रहा था, अब उसमें वो भी हिम्मत नहीं रही थी। कासिम ने जब देखा मलाल ज़मीन से उठ ही नहीं पा रहा है तो वो बोला, मलाल, बुराई का अंजाम भी हमेशा बुरा ही होता है और अब तुम मुझसे हार चुके हो तो अरबिया को अब नुकसान पहुंचाने का तो दूर, उसकी दुनिया में भी मत जाना। यह कहकर कासिम जाने के लिए मुड़ गया और अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक आज हॉस्पिटल में हुए वाक़ये को 2 महीने गुजर गए थे। इस वक्त सब रात का खाना खा रहे थे। अली मेमन के साथ इसाल बेगम बैठी थी और अरबिया अपनी दादी के साथ बैठी थी। सबा बेगम कमरे में थी क्योंकि इनकी तबीयत कुछ ख़राब थी। खाने के दौरान भी अरबिया को अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई इसे देख रहा है, लेकिन वो अपना वहम समझकर अपनी दादी के साथ बातों में लगी रही। खाने और हल्की फुल्की बातों के बाद सब अपने कमरों में चले गए। अरबिया अपने कमरे में आई तो अपने कमरे के शीशे पर लाल रंग से IM बैक लिखा नजर आया। अरबिया ने आंखें मसल कर दोबारा शीशे में देखा तो वहाँ कुछ नहीं लिखा था। अरबिया को समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वह मुंह धोने के लिए वॉशरूम में गई और नल खोला तो उसमें पानी ही नहीं आ रहा था। अरबिया ने दूसरे नल भी खोला, लेकिन दोनों में पानी नहीं आ रहा था कि अचानक खुद से शावर खुल गया। अरबिया ने डर डर कर पीछे देखा और आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम बढ़ाकर शावर के पास पहुंची। अभी इसने शावर बंद करने के लिए हाथ उठाया ही था कि नलके में से भी पानी निकलना शुरू हो गया, जबकि वो तो नलका बंद करके आई थी। अरबिया ने हिम्मत करके पहले शावर और फिर जल्दी से नल बंद किए और फौरन वॉशरूम से बाहर आ गई। अरबिया ने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन इसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वो चलती हुई अपने बिस्तर के करीब आई, अभी बैठने ही लगी थी कि इसके बिस्तर की चादर और तकिए ज़मीन पर गिर गए, ऐसे जैसे किसी ने इन्हें उठाकर फेंका हो। अरबिया डर कर पीछे हटी और अब अलमारी के दरवाजे खुले और इसमें से एक सूट हवा में लहराता हुआ बाहर आया। अब अरबिया की बस हो गई थी और वो चीखते हुए अपने कमरे से भागी और दादी के कमरे में आ गई। अरबिया की चीख सुनकर अली मेमन और इसाल बेगम भी कमरे से बाहर आ गए। अरबिया को अम्मा के कमरे की तरफ जाता देखकर खुद भी इसकी तरफ पहुंचे। सबा बेगम दवाई खाकर सो रही थी, इसलिए इन्हें शायद अरबिया की आवाज़ें नहीं आई। अरबिया मुसलसल कांपने के साथ साथ लंबी लंबी सांसें लेते हुए हाँफ रही थी। अली मेमन ने अरबिया से पूछा, क्या हुआ? अरबिया ने कहा, वो वहाँ कमरे में। अरबिया अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। अम्मा और अली मेमन को तो ये सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन इसाल बेगम अरबिया का डरा डरा चेहरा देखकर कुछ समझ गई थी। अली मेमन अरबिया के कमरे की तरफ चले गए ताकि देखे कि वहाँ आखिर हुआ क्या है। इन्होंने देखा कि कमरे की लाइट बंद थी, हालांकि अरबिया तो जलाकर छोड़कर आई थी। अरबिया के कमरे में
داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے کمرے میں سے کوئی بھاری سی چیز علی میمن کی طرف پھینکی، لیکن اسحاق بیگم نے علی میمن کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا، جس کی وجہ سے صرف علی میمن کے سر پر ہلکی سی ٹکرائی، لیکن اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہلکی سی ٹکرانے پر بھی ان کے سر سے خون نکل گیا۔ اگر اسحاق بیگم علی میمن کو نہ ہٹاتی تو علی میمن کا سر پھٹنا پکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جو چیز کمرے میں سے پھینکی گئی تھی وہ چیز لگنے کے بعد بھی کہیں نظر نہ آئی اور نہ ہی وہ چیز کو پھینکنے والا۔ اس سے پہلے کہ علی میمن دوبارہ کمرے میں جاتے، کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔